आइए देखते हैं प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। वे समायोवी जिनके प्रकाशिक गुण भिन्न तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं वे प्रकाशिक समायोवी तथा यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रकाशिक समावयवता के अंतर्गत जैसे इसको जानने से पहले आप ये चीज जाने, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इसमें एक चीज होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट आप जान ही रहे हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार की लाइट होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कोई भी लाइट है वह वाइब्रेशन या ऑसिलेशन के रूप में वाइब्रेट करती रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत या मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत इस तरह से क्या करती हो, वाइब्रेट करती रहती है, ऑसिलेशन करती रहती है। तो आप कहते हैं कि ये जो प्रकाश जो भी लाइट होता है वह कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रूप में आप इसको हम डिफाइन करके बताते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो लाइट होती है वह सभी दिशा में वाइब्रेट करती रहती है इस तरह से। ठीक है, जब इस लाइट को हम एक निकॉल प्रिज्म से ऐसे दो प्रिज्म हैं उसको जोड़ देते हैं, तो निकॉल प्रिज्म होता है निकॉल प्रिज्म से गुजारते हैं, तो ये निकॉल प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को एक ही डायरेक्शन में या एक ही तल में क्या करता है, इसको घुमा देता है मूवमेंट करने के लिए, या ये लाइट एक ही तल पे वाइब्रेट करती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम क्या करें, किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के मिश्रण में से होकर क्या करें, इसे गुजारें, तो ये क्या करता है, या तो इसे क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट कर देता है, या तो इसे क्लॉकवाइज दिशा में इसे रोटेट कर देता है, या तो इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करता है, रोटेट कर देता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो समतल ध्रुवित प्रकाश तल को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं और ये लाइट जो होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वही प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप जानते हैं क्वांटिशन नंबर 4 के लिए, एसएस के लिए आप बताएंगे यहाँ पे किस तरह से ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करते हैं, तो वो एक डेस्ट्रो फॉर्म होता है। अगर यही कंपाउंड इस समतल ध्रुवीय प्रकाश तल को क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करता है तो क्या होता, वो डी फॉर्म होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करता है तो क्या होता है, एल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसी रूप में देखिए, जैसे एग्जांपल आपका है PtCl2, इधर देखते हैं PtCl2 NH3 ट्वाइस Py ट्वाइस डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल होगी, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, प्लेटिनम है। ये कौन सा Py, दो यहाँ पे आपने रखा है, NH3 यहाँ पे रखा है, Cl यहाँ पे रखा, और इसके बीच में हमने एक मिरर रखा। क्या रखा, मिरर रखा, और देखा कि इसका जस्ट उल्टा प्रतिबिंब क्या होता बनता है, और जो क्या होता है Py देखिए इस साइड में था, यहाँ पे इस साइड में होगा, NH3 यहाँ पे था तो इधर हो गया, Py वहीं पे है, NH3 यहीं पे है, Cl और Cl इस साइड में आते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्म बनता है क्या, डी फॉर्म, एक फॉर्म बनता है क्या, एल फॉर्म। इसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो, इसे बोलते हैं क्या, लिबो। अब ये भी जानते हैं
ऐसे कंपाउंड जो इस कंपाउंड को अगर यहाँ बात की जाए, इसको उठा करके यहाँ पर अगर इसको रखा जाए, इस पर रखा जाए, तो क्या एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड होते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो प्रकाशिक समता प्रदर्शित करते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर जाते हैं, और जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं वे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि प्रकाशिक समता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे आपका है COEN थ्राइस, COEN थ्राइस ट्रिपल प्लस। यहाँ पे क्या होता है, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। ये है कोबाल्ट, ये है कोबाल्ट, यहाँ पे बॉन्ड बना आपका NH2 CH2 CH2 NH2। फिर यहाँ देखिए NH2 CH2 CH2 और NH2। यहाँ देखिए NH2 CH2 CH2 और NH2। इस तरह से कोई कंपाउंड बना होता है ऑक्टाहेड्रल रूप में ट्रिपल पॉजिटिव। इसके बीच में अगर यहाँ मिरर रखा जाता है तो क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा प्रतिबिंब नजर आएगा, बनेगा। देखिए कैसे, उसी प्रकार से ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर क्या हुआ, NH2 CH2 CH2 और NH2। यहाँ पे क्या है, ये है NH2 CH2 CH2 और NH2। क्या एक दूसरे पर ये अध्यारोपित होंगे? तो आप कहेंगे जी नहीं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और इसलिए क्या होता है आपका ये डी फॉर्म होता है, तो ये क्या होता है आपका एल फॉर्म होता है। ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं जो कि प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं, आप बता सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं संयोजी बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनकी संरचना को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम, संकरण के आधार पे हम क्या करते हैं, इनकी संरचना को व्यक्त करते हैं। जैसे पॉइंट्स क्या होता है, इसमें निम्नलिखित बिंदु होते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आप कहते हैं जैसे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो जितने लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जुड़े होते हैं उनको जोड़ने के लिए या उनसे बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वह अपने रिक्त कक्षक क्या करता है, प्रोवाइड करता है या देता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा तो कौन कौन से कक्षक, N-1 D NS NP कक्षक क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या ND कक्षक प्रोवाइड करता है, जो लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ एटम क्या करता है, ग्रहण करता है। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में जो डी कक्षक होगा उसमें आप देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके द्वारा जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वह लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है या वीक फील्ड लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो जो डी कक्षक है N-1 डी कक्षक होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ND कक्षक क्या करता है, वो संकरण में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट देखेंगे कि जो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वे बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वे बंध बनाने में क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो N-1 डी कक्षक कैसे अवेलेबल होगा, कैसे करेगा, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आप जानते हैं ज्योमेट्री होती है
टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। कैसे? जैसे आपका है एग्जांपल लीजिए NiCO का 4, NiCO 4 टाइम्स, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, निकिल सेंट्रल मेटल एटम है, तो निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। इसका एटॉमिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 4p0। 4s2 पर 3d आता है, लेकिन आप यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाने के लिए आप 3d पहले लिख दे रहे हैं और 4s क्या करते हैं बाद में लिख रहे हैं। तो 3d8 4s2 4p0। अब ये कक्षक पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में, ये कक्षक क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनके सारे आर्टिकल्स क्या पूर्ण से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 3d8 4s2 और 4p0। तो डी में कितने कक्षक होते हैं आप जानते हैं, 5। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। यस में कितने होते हैं? 1। और पी में कितने होते हैं? 3। कितने टान है? 8। हुंड रूल के आधार पे आप कहते हैं प्रत्येक में एक टान जाएगा, उसके बाद उसका युग्मन शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ कितने टान है? 2। इसका कौन सा स्टेट हुआ? ये ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था हुई। फिर ये कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? जब यहाँ पे कोई भी लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर इसमें जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रमोट कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। तो ये कक्षक हो जाएगा, बैकएंड कक्षक हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद यहाँ देखिए एक कक्षक हो गया, यहाँ पे कितने? 3 हो गए। तो एक यस वाला कक्षक खाली है और 3 पी है। ये जाए कहाँ पे? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड संकरित अवस्था, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ कितने हैं? 1। यहाँ कितना है? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे 1 यस और 3 पी कक्षक आपस में क्या हो रहे हैं? मिश्रित हो रहे हैं। संकरण किसे कहते हैं? आप कहते हैं 2 या 2 से अधिक असमान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, तो यह घटना संकरण कहलाती है। तो यहाँ पे 1 एस और 3 पी है, तो संकरण क्या होगा? sp3। क्या होगा? संकरण sp3। तो आप दिखा दीजिए यहाँ पे कंपाउंड कौन सा था? NiCO का 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे कितने हो गए? sp3 4 हो गए। अब देखिए कितने कार्बोनिल है? 4 है। तो एक कार्बोनिल इक्विलिब्रियम पेयर देगा 4 4 4 कितने देंगे? 4 देंगे। यहाँ पे क्या होगा? 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अपना लोन पेयर दे करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? जुड़ जाता है। अब देखेंगे किसी भी कंपाउंड में अगर संकरण sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं हम देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ये है निकिल है, यहाँ पे कौन सा? CO। ये CO ये बना आपका। ये कौन सा है? चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल इनके बीच में क्या है? लिगेंड सेंट्रल मेटल के बीच या इस लिगेंड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट होता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम बात करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी में संयोजी बल सिद्धांत के अंतर्गत एक चीज और आता है
अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, बॉन्ड बनाने के उपरांत अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वह क्या होता है? आपने दो चीज पढ़ा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे वो पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकी। अगर सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वो डायमैग्नेटिक या क्या होगा? प्रतिचुंबकी होता है। तो यहाँ देखिए सारे के सारे क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड आपका कौन सा हुआ? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या हुआ? डायामैग्नेटिक। ओके, ये चीज। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने ये कहा कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि क्या बनाते हैं? इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसके आधार पर, किसके बेसिस पर? आप कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जो लिगेंड जुड़ा हुआ होता है, वहां पे यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला होता है तो वह इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अगर वीक होगा तो क्या होगा? आपका आउटर। जैसे यहाँ देखिए ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आप कहते हैं I माइनस बी आर माइनस एस माइनस माइनस एस सी एल माइनस N3 माइनस OH माइनस C2O4 माइनस माइनस O माइनस माइनस H2O NCS माइनस EDTA4 माइनस PY NH3 EN एथिलीन डाइएमीन बाइपिरिडीन BIPY CN। आप देखेंगे लगभग यहाँ शुरुआत करते हैं, ये क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे लगभग क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, या इलेक्ट्रॉन डोनर के आधार पर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के आधार पर या उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे आप क्या करते हैं? इनको यहाँ पे इस सीरीज के रूप में डिवाइड करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो ये I माइनस बी आर माइनस एस माइनस एस सी एल माइनस N3 OH माइनस जो भी आपका है यहाँ पे H2O तक, ये सारे सारे क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। अगर ये कंपाउंड ये आपके लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं तो आपके क्या बनाते हैं? आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। यानी N-1D कक्षक पार्टिसिपेट करता है। अगर ये कक्षक आपके ये लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं, वीक फील्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड करते हैं वहां पे क्या होता है? N-D कक्षक या आउटर ऑर्बिटल्स के कक्षक क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम। जैसे आपका है FeCN6 4 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? FeCN6 4 माइनस में Fe 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 और 4p0। अब देखिए यहाँ पे आयरन 26 होता है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 6 में से 4 कितना? 2, इसलिए यहाँ पे Fe डबल प्लस होगा। क्या होगा? डबल प्लस होगा। तो ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा क्या? 3d6 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 6 26। यहाँ पे 3d6, यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसने 2 टर्न क्या किया? त्याग दिया। और यहाँ पे क्या बचा? 4p0। अब डी में कितने कक्षक? आपने देखा अभी 5, कितने होते हैं? 5। ठीक है, यहाँ कितने? 1, यहाँ कितने? 3। एक ऐसा लिगेंड है, आप कहेंगे यहाँ पे क्या? Cn लास्ट में आ रहा है, और इसका ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या होगा? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा? इनर या आउटर? इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। और कैसे बनाएगा? और डी पे आप लिख दीजिए, आप दिखा दीजिए 4d0। और डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। ठीक है, अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ कितने? 0। यहाँ कितने? 0। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा? इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, आउटर बनाएगा। कैसे? आप देखें, इनर बनाएगा,
जब भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से इसको यहाँ से प्रमोट करेगा, इसके पास जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ये होता है ग्राउंड स्टेट में, फिर जाएगा कहाँ पे, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 2 वैकेंट हो गया, एक आपका यस हुआ, 3 क्या हुआ, पी का हुआ, और ये क्या हुआ, क्या ये कक्षक अगर यही वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या करता है यहाँ पे, ये जो 3D कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है कौन करता, 4D कक्षक क्या करता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करता। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या हो रहा है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 क्या है, डी कक्षक है, और एक यस है, 3 क्या है, पी। कितने बनने हैं हमें, ले लेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये कितने हुए, D2, ये क्या हुआ, S, ये कितना हुआ, 3, D2sp3। संकरण D2sp3, अगर संकरण D2sp3 तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, कितना होता है, 90 अंश। अब देख लीजिए यहाँ पे, बना दीजिए इसको, अब बना भी सकते हैं, बनाए भी हैं। यहाँ पे हो गया Fe, ये हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद ये हुआ Cn, 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 ठीक है, सभी 90 अंश पे हैं। और इसका आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बना दीजिए आप, हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, फिर यहाँ पे एल हाइब्रिड कक्षक हो जाएगा, अभी वैकेंट है हाइब्रिडाइज में स्टेट में। इसके बाद कंपाउंड आपका है FeCN6 4 माइनस, यहाँ पे क्या करेगा, एक 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यानी एक यहाँ पे दिया लोन पेयर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये कंपाउंड यहाँ पे इस प्रकार से बन गया Cn 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 और C, ठीक है। ये हुआ FeCN6 4 माइनस। मैंने कहा कि अगर इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो क्या होता आपका, पैरामैग्नेटिक सभी क्या हो रहे हैं, युग्मी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, इसी में पॉइंट्स एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। COF6 3 माइनस, ठीक है, COF6 3 माइनस, क्या होगा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना होता है 27, इसका हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s 2 4p0 और 4d0। देखिए यहाँ पे 27 कोबाल्ट का ऑक्सीजन कितनी होगी, यहाँ पे +3, तो कितना हो जाएगा, 3 मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो हो जाएगा ये CO कोबाल्ट 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3d6, यहाँ बचा 4s0, 6 मतलब हुआ 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यहाँ बचा 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4p0 और 4d0। अब डी में कितने कक्षक आपने देखा, 5, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे S, यहाँ पे कितने 3, यहाँ कितने D, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ कितना 0, ये हुआ इसका क्या, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब देखिए, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 और 3d7 4s2 कितना 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 2 20 और 27। ठीक है, अब आगे देखें हम। ठीक है, यहां पे क्या होगा, कोबाल्ट है, कितने बनने यहाँ पे 6। अब ये वीक फील्ड लिगेंड नजर आता है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज्यादा होती है फ्लोराइड की, इसलिए क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड के अंतर्गत आएगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या बनाएगा, आउटर बनाएगा, इनर बनाएगा, आउटर बनाएगा। तो आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव नहीं कर पाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ कितने चाहिए 6, तो यहाँ पे एक्साइटेड में क्या होगा, एक यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 1 S 3 P और 2 D, तो क्या हो गया आपका 5, यहाँ पे कितने 6, कितने टर्न 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हुआ sp3 यहाँ पे 3 बचे, ये क्या है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए एक्साइटेड बाद कहाँ जाएगा, ये हाइब्रिडाइज में जाएगा, हाइब्रिडाइज बाद कहाँ जाएगा COF6 ट्रिपल माइनस में जाएगा। तो ये कंपाउंड बना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हुआ, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 हो गए। यह ठीक है, इस प्रकार से बना। संकरण क्या हुआ sp3d2, ये y वाला है, अगर ये d2sp3 होता तो क्या होता आंतरिक, ये कक्षक भाग लेते, यहाँ पे कौन ले रहा है y वाला ले रहा है, मतलब कौन से 4d कक्षक। तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर संकरण sp3d2 तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री देखिए अगर संकरण क्या है sp3d2 तो ज्योमेट्री क्या है ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे बनाएं, आप इस तरह बना सकते हैं। ये है CO और यहाँ पे, ठीक है, और सभी के बीच में उसको क्या है 90 अंश पे है। इस प्रकार से यहाँ पे ये संरचना के आधार पे या आप कहते हैं संकरण के आधार पे आप सहसंयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका संरचना क्या होगा, इसमें संकरण क्या होगा, कैसे सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के द्वारा जुड़कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कैसे ये लिगेंड के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए क्या करता है रिक्त कक्षक प्रोवाइड करता है या बैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अभी कहा कि अगर एक भी अयूनिटार पाया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा पैरामैग्नेटिक। तो आपसे कोई पूछता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि डायमैग्नेटिक है, तो आप बताएंगे इसके पास 1 2 3 4 4 अयूनिटान है, इसलिए यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, ये हुआ संयोजी बंध सिद्धांत। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्रिस्टल से सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, किसके बेसिस पे है, आप जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं, मैंने आपको बताया है पहले ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत डी कक्षक कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। उसी डी कक्षक के बारे में यहाँ बताया गया कि जो डी कक्षक होते हैं उनमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz² होते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपने देखा कि संकरण के आधार पे sp3d2 संकरण या d2sp3 एक बना था क्या आउटर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और एक क्या बना था इनर कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड इस पे करता है, किस पे, डी कक्षक पर, किस पर, डी कक्षक पर। तो ये डी कक्षक कैसे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, कैसे वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ लोन पे लिगेंड जो आपके जुड़े होते हैं किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे डी कक्षक जो है, डी कक्षक में 5 कक्षक होते हैं, आपने ये देखा। अब इन 5 कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वह समान होती है, समृष्ट एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, जिसे बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल्स। फिर यहाँ पे ये अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जब इसे आप देखे हैं ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइज स्टेट होता है, फिर कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, जैसे कोई बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है तो इसकी ऊर्जा थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी ग्राउंड से कहा जाता है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब कोई भी लिगेंड जब यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है तो इसकी जो समृष्ट ऊर्जा होती है डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती है, और ये अपने 2 भागों में क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। डी कक्षक 2 भागों में टूट जाते हैं और टूट कर बनाते हैं क्या, T2G एनर्जी लेवल और EG एनर्जी लेवल। T2G में 3 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ और DZX। यहाँ पे इसमें EG में 2 एनर्जी लेवल होता है, DX² -Y² एंड DZ², ठीक है। इसके और इनके बीच की दूरी यहाँ पे +0.6 DQ के बराबर होती है और यहाँ पे इसके बीच की दूरी होती है वो -0.4 DQ के बराबर होती है। और टोटल जो एनर्जी गैप होता है T2G और EG का जो गैप होता है वह 10 DQ के बराबर होता है, समझ आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी लिगेंड, और लिगेंड कैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा, कैसे अप्रोच करेगा और टूटेगा जब, तो आप कौन से लिगेंड सकते हैं, हमने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, आप देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे देखते हैं, IBR माने जो आपने देखा है यहाँ पे सबसे पहले वाले, यहाँ से इसके पहले वाले जितने भी आपके लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाने के लिए वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वह हुंड के नियम का पालन करते हैं। पहले 1, 2, 3, 4 और 5 सब में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे फिर उनका युग्मन शुरू होता है। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वह हुंड के नियम के विपरीत कार्य करता है, जिससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो पहले उसका युग्मन होता है, जिसे आप कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वह हुंड के नियम का पालन नहीं करता है, और उसमें जितने भी कंपाउंड होते हैं वो लो स्पिन वाले होते हैं। कौन होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। और जितने भी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो कौन से होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 पहले यहीं भरेगा, हाई अगर लो स्पिन वाला होगा। अगर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहले फुल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होता है। तो आप कहेंगे, और आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पे, जिसे आप कहते हैं DD स्प्लिटिंग, किसे कहते हैं आप बताएंगे यहाँ पे, डी ऑर्बिटलों का T2G और EG एनर्जी लेवल में टूटना DD विभाजन या DD विपाटन या DD स्प्लिटिंग कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, T2G और EG एनर्जी लेवल के अंतर को क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायित्व ऊर्जा कहते हैं, जो 10 DQ के क्या होती है, वो बराबर होती है, ठीक है भाई। अब हमने आपको यही कहा कि अगर इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड जब भी जुड़ा होगा, अगर इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, वो कलर्ड आयन क्या करते हो, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कलर्ड आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं।
इस प्रकार से हम डी ऑर्बिटलों के रूप में बता सकते हैं कि क्रिस्टल शेल सिद्धांत के आधार पर कि डी ऑर्बिटलों का विभाजन कैसे होता है, कितने भागों में टूटता है और वहाँ पे उनकी क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा क्या होती है, कितने के बराबर होती है, या डी स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे वो कलर्ड आयन बनाते हैं या हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है।